नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम बाकी के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड टू नो, बैलेंस शीट किसके लिए बनाई जाती है, किस चीज़ को देखने के लिए। इट इज़ टू नो द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट को समझने के लिए, देखने के लिए। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू नो द नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम जब बनाते हैं तो उसका मकसद, उसका पर्पस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करना होता है। देन इज ओपनिंग स्टॉक इज शोन इन द, ये ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया जाता है। Depreciation of a current year appearing in the trial balance is shown in the, तो जो depreciation है जो ट्रायल बैलेंस में शो होती है उसे, उसकी जो ट्रीटमेंट जो होगी इट विल बी डेबिटेड, इसे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में अपेयर कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में अपेयर नहीं कर रही, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी गई है, अगर एडिशनल फॉर्मेशन में दी गई होगी डेप्रिसिएशन, तब डबल इफेक्ट होगा। एक तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आ जाएगा और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट्स में से माइनस हो जाएगा। बैड डेट्स इज अ, बैड डेट्स क्या है? बैड डेट्स एक लॉस है, ये लॉस है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेड फॉलोइंग द, तो प्रोविजन जो डाउटफुल डेट्स के लिए हम करते हैं तो किस कंसेप्ट के बेसिस पर? इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेटिज्म, जो हमारा कंसेप्ट होगा जिसे हम प्रूडेंस कंसेप्ट भी कहते हैं। इसमें जितने भी हमारे जो प्रोबेबल एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं उसे हम अकाउंट फॉर कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेड ऑन द डेट्स दैट आर, जो किस पर हम प्रोविजन करते हैं? तो हम प्रोविजन उन्हीं डेट्स के लिए करते हैं जिनकी पेमेंट के लिए हम डाउटफुल होते हैं। हमें लगता है कि यहाँ से पेमेंट नहीं मिल सकती, तो उसके लिए एक प्रोविजन क्रिएट कर दिया जाता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोविजन इज क्रेडिटेड टू, तो अगर प्रोविजन ज्यादा एक्सेस में क्रिएट किया जाता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोविजन जो होगा तो वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आ जाता है। जितना ज्यादा प्रोविजन क्रिएट कर लिया, हमने प्रोविजन क्रिएट किया 10,000, एक्चुअल में बैड डेट्स हमारे जो इनकर हुए वो 8,000 हुए, तो 2,000 हमने प्रोविजन ज्यादा किया था, तो इन दैट केस उसे हम प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज डेट्स दैट वर अर्लियर, ये बेटा अर्लियर है यहां पर, दैट वर अर्लियर। तो जो डेट्स हमारे अर्लियर राइट ऑफ हो गए थे, इफ रिकवर्ड, अगर वो रिकवर्ड हो जाते हैं तो उन्हें हम कहां पर क्रेडिट करते हैं? तो जब हमें बैड डेट्स रिकवर होते हैं बेटा, उसकी जनरल एंट्री आती है कैश अकाउंट या टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, और जब बैड डेट्स रिकवर होते हैं वो हमारे लिए इनकम होती है, उसे हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर्स इज प्रोवाइडेड ऑन, तो ये जो डिस्काउंट होता है इसे हम किस पर प्रोवाइड करते हैं? तो ये कौन से डेटर्स पर होगा? ये वो डेटर्स होते हैं दैट आर नॉट डाउटफुल ऑफ रिकवरी। कौन से डेटर्स पर हम क्रिएट करते हैं प्रोविजन कि जो अभी डाउटफुल नहीं है रिकवरी के लिए, तो उनके ऊपर हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स क्रिएट करते हैं। बी ऑप्शन बेटा आ जाएगी। नेक्स्ट इज द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट्स बिफोर डिडक्टिंग द कमीशन। तो बिफोर डिडक्टिंग, और कई क्वेश्चंस में आफ्टर डिडक्टिंग भी आएगा। तो बिफोर डिडक्टिंग हमारे पास क्वेश्चन में जो दिया गया है 2100 रुपीज, तो 2100 रुपीज का आप 500, अगर बिफोर होगा तो फॉर्मूला हमारे आता है रेट अपॉन 100 इंटू प्रॉफिट, ठीक है।
और अगर आफ्टर होगा, अगर आफ्टर आता है तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। और अगर यहां पर हमारे पास जो प्रॉफिट, जो यहां पर बिफोर की जगह अगर क्वेश्चन में बेटा आफ्टर डिडक्टिंग अगर क्वेश्चन में आता, तब फॉर्मूला होता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट इनटू नेट प्रॉफिट। तब हम रेट अपॉन 100 प्लस रेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में बिफोर है, अगर बिफोर है रेट कितना था 5/100 मल्टीप्लाई बाय 2100। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 105 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज इज डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट दैट इंक्लूड्स। जो गुड्स हमने प्रोप्राइटर के द्वारा पर्सनल यूज के लिए निकाली होंगी तो उसे कहां पर डेबिट किया जाएगा? इज डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट दैट इंक्लूड्स। तो क्या इंक्लूड होगा इसमें? परचेज कॉस्ट ऑफ द गुड्स होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। तो बेटा जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा आप एमसीक्यूज करेंगे, कोई लिमिटेड एमसीक्यूज से प्रैक्टिस आपकी नहीं होगी। अगर आप लास्ट में सिर्फ एमसीक्यूज को ही डिस्कस कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तब भी आपकी परफॉर्मेंस, आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल पर बेटा मैं क्विज, जिसे आप मॉक टेस्ट भी कह सकते हैं, वो कंडक्ट करता हूं और उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। सो इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। जो जितने भी मेरे एमसीक्यूज से रिलेटेड मैं क्विज, या जिसे आप दूसरे शब्दों में मॉक टेस्ट भी कह सकते हैं, आप वहां पर अटेम्प्ट करिए, अपनी परफॉर्मेंस को जज करिए। और जो बच्चे जिनका फर्स्ट, जो पहली बार या अभी जिन्होंने तैयारी शुरू की है, तो वो बच्चे, आप जितने भी मेरे एमसीक्यूज सीरीज हैं, सिर्फ एमसीक्यूज को भी अगर आप स्टडी कर लेंगे तो वो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। जिन एमसीक्यूज से रिलेटेड मैं आपको गाइड करूंगा वीडियो लेक्चर से देखने के लिए, आप उन्हीं को आप रिवाइज कर सकते हैं। और एक चीज बेटा याद रख लिए, दिमाग में बिठा लीजिएगा, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। कुछ लिमिटेड एमसीक्यूज पढ़ लेने से आपकी जो सिलेक्शन है वो नहीं हो सकती। तो आपको जितना परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, आपको एमसीक्यूज उतने ज्यादा रिवाइज करने होंगे। तो जो अभी फर्स्ट ईयर है उनके लिए आप सिर्फ जितने भी एमसीक्यूज हैं, लास्ट तक आप इन एमसीक्यूज कर देख लीजिएगा। आपको रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी तैयारी साथ साथ चलती चलेगी। तो प्रैक्टिस, और इसमें मेरी जो एमसीक्यू सीरीज में जब आप देखेंगे बेटा, तो एक ही क्वेश्चन इन अनदर, कुछ अलग अलग वर्ड्स में, अलग अलग लैंग्वेज में रिपीट होंगे कई क्वेश्चंस। तो जब आपने पहले पढ़ा होगा, जब आप दोबारा करेंगे तो आपकी साथ साथ तैयारी और रिवीजन वो साइड बाय साइड चल रही है। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू एम्प्लॉइज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स डिस्ट्रीब्यूट की है। तो ये हमारा जो एम्प्लॉइज को अगर हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट की है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो हमारा सेल प्रमोशन नहीं है, जनरल एक्सपेंस नहीं, वो स्टाफ के वेलफेयर से रिलेटेड का खर्चा है। तो इट शुड बी डेबिटेड टू स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। गुड्स गिवन एज सैंपल, हमने सैंपल्स के रूप में गुड्स डिलीवर किए, गुड्स हमने की हैं। तो उसका मकसद, सैंपल हम कब देते हैं? जब हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, हम सेल्स को प्रमोट करने के लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो ये सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आ जाएगा। इन द इवेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, अगर एबनॉर्मल लॉस हो जाता है, से लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, द अमाउंट ऑफ लॉस, जो भी लॉस की जो अमाउंट होगी वो कहां पर डेबिटेड हो? तो वो जो अमाउंट होगी बेटा वो परचेज कॉस्ट ऑफ द गुड्स होगी। अगर क्वेश्चन में जीएसटी दिया हुआ है तब ऑप्शन परचेज कॉस्ट ऑफ द गुड्स प्लस जीएसटी पेड, ऑप्शन बी। और अगर आप लोगों को जीएसटी क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता तब आप ऑप्शन ए, और अगर जीएसटी दिया हुआ है तो ऑप्शन बी। तो जो भी हमारा एबनॉर्मल लॉस, गुड्स हमारी डिस्ट्रॉय होगी आग लगने की वजह से, तो उन सभी आइटम्स को आप परचेज कॉस्ट पर वैल्यू करेंगे। किस पर वैल्यू करेंगे? परचेज कॉस्ट ऑफ द गुड्स। और अगर उस पर जीएसटी पे किया हुआ है वो इंक्लूड हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ लॉस जो डेबिट किया जाएगा, तो कौन सी अमाउंट, लॉस कितना डेबिट किया जाएगा?
जितनी गुड्स की कॉस्ट थी ओनली परचेज कॉस्ट, अगर जीएसटी पे किया तो जीएसटी भी उसमें ऐड हो जाएगा, तो उतनी अमाउंट को हम डेबिट कर देंगे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओवरऑलिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑन द करंट ईयर्स प्रॉफिट? ओवर वैल्यूइंग, तो अगर हम अपने क्लोजिंग स्टॉक को, करंट ईयर के क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर देते हैं तो इसका इफेक्ट क्या होगा? तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट लॉस अकाउंट के, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखते हैं। तो जो भी क्रेडिट में आइटम्स होती है, क्रेडिट में हम इनकम लिखते हैं, तो हमने इनकम्स को ओवर वैल्यू में ज्यादा लिख दिया। अगर इनकम्स को ज्यादा लिख दिया तो उसका इफेक्ट क्या होगा? हमारा प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा, तो इंक्रीज द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ द पेटी कैश इज, पेटी कैश का जो बैलेंस है वो क्या होता है? ठीक है, तो पेटी कैश का जो बैलेंस होता है बेटा वो एसेट होता है, इट इज एन एसेट। ऑप्शन सी। फिक्स्ड एसेट्स आर, फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? दे आर केप्ट इन द बिजनेस फॉर यूज ओवर ए लॉन्ग टाइम फॉर अर्निंग इनकम, तो इनकम अर्न करने के लिए जो इनको रखा जाता है। गुडविल क्या होता है? गुडविल इज एन इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, ये इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट होता है जिसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। तो बेटा गुडविल से ही आ गया। आज आफ्टरनून के बाद पार्टनरशिप के भी एमसीक्यूज में अपलोड कर रहा हूं, स्टे ट्यून्ड फॉर द एमसीक्यूज ऑफ द पार्टनरशिप चैप्टर ऑल्सो। स्टॉक इज, स्टॉक क्या आ जाएगा? स्टॉक इज, इट इज अ पार्ट ऑफ द करंट एसेट्स, ये करंट एसेट्स का पार्ट है। द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट? टू असर्टन द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की कॉस्ट को असर्टन करने के लिए किया जाता है। अ न्यू फर्म कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016, एक नई फर्म है, उसने अपना बिजनेस कमेंस किया 2016 से और उसने गुड्स परचेज किए 90,000 रुपीज की। ड्यूरिंग द ईयर सम ऑफ 6,000 वाज स्पेंट ऑन फ्रेट इनवर्ड्स, ये भी ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएगा। एट द एंड ऑफ द ईयर कॉस्ट ऑफ गुड्स स्टिल अनसोल्ड मींस क्लोजिंग स्टॉक 12,000 है, सेल्स 1,20,000 है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? तो आप इसे ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्म में अगर आप लिख लेते हैं जो भी इंफॉर्मेशन दी गई थी, तो सबसे पहले क्या गया? गुड्स कितने की खरीदी थी बेटा? 90,000 की गुड्स खरीदी थी हमने। इसके अलावा 6,000 हमने स्पेंड किए, वो डेबिट में आ जाएंगे, फॉर्म में ट्रफ में अप कर लेंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर जो हमारे पास सेल्स थी वो 1,20,000 है और जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो बेटा 12,000, तो 1,32,000 क्रेडिट साइड आ गया, ठीक है इनका टोटल, और डेबिट का टोटल जो है वो 96 है। तो कितना अंतर आ गया? दिस इज 1,32,000, यहां पर 96 है, डेबिट साइड में 96 है, तो माइनस करेंगे 4 and 32, तो 36,000 यहां पर जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी। एंड दिस 36,000 इज नथिंग एल्स बट दिस इज अ ग्रॉस प्रॉफिट, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। नेक्स्ट इज अ प्रीपेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेमेंट का मतलब आ जाता है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम will appear in the balance sheet and in the insurance account respectively as, तो ये बैलेंस शीट में एसेट्स में शो किया जाता है, बैलेंस शीट में एसेट्स में होगा, एंड इट हैज अ कौन सा बैलेंस? तो एक तो बेटा ये भी बता रहा था कि कहां पर आ जाएगा, ये बैलेंस शीट में एसेट्स में आ जाएगा, और दूसरा उन्होंने क्या बोला है, यहां पर ध्यान दीजिए, बच्चे अक्सर गलती करेंगे, बच्चे इसमें बी पार्ट को टिक करेंगे। तो हमसे ये नहीं मांगा इन्होंने, क्वेश्चन का टेक्निकल क्या आ जाएगा, इन्होंने ये नहीं पूछा कि दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट लॉस में आएगा, कहां पर आएगा। दूसरे के लिए इन्होंने पूछा है एंड इन द इंश्योरेंस अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट में कहां पर आएगा, तो इंश्योरेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। अगर इंश्योरेंस के क्रेडिट में आएगा तभी प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा। अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता तो एसेट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो इंश्योरेंस अकाउंट, इंश्योरेंस हमने एडवांस में पे कर दिया, इंश्योरेंस हमारा खर्चा है। जब हम इंश्योरेंस का अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट में हम सारे खर्चे लेंगे जो करंट ईयर के हैं, तो जो हमने एडवांस में पे किया होगा इंश्योरेंस वो करंट ईयर का नहीं है, तो वो इंश्योरेंस अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। तो ऑप्शन सी
इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, कंसेप्ट वाइज और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसी प्रकार के इस ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन ही आपको पेपर में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इज अंडरस्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन वर्क इन प्रोग्रेस इन द पीरियड विल बी। अंडरस्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मीन्स हमने अगर क्लोजिंग स्टॉक का कोई भी, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस क्या है या कोई भी जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, अगर उसको हमने अंडरस्टेटमेंट्स कम शो किया, तो क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक आता है बेटा, क्रेडिट साइड में इनकम्स आती हैं, हमने इनकम्स कम शो की, अगर इनकम्स कम होंगी तो लेस इनकम लेस प्रॉफिट, तो ये अंडरस्टेट करेगा नेट इनकम इन दैट पीरियड, तो हमारी इनकम अंडरस्टेट हो जाएगी। नेक्स्ट इज इफ सेल्स रेवेन्यू आर ₹4 lakh, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 3,10,000 एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 60,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? तो सेल्स रेवेन्यू, तो इस क्वेश्चन में बेटा जो भी डिस्कस कर रहे थे, अगर सेल्स रेवेन्यू 4 लाख है एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,10,000 है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस में आते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट बताइए क्या होगा? तो मैंने आप लोगों को जो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया था पिछले लेक्चर्स में, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? इट इज सेल्स माइनस COGS। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का कोई यूज नहीं है इसमें, तो 4 लाख में से 3,10,000 माइनस करेंगे तो 90,000 रुपीज ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स आर इक्वल टू, सेल्स किसके बराबर हैं? तो सेल्स जो है इट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अभी जो ऊपर बताया वहीं से हम फॉर्मूला ये डिड्यूस कर सकते हैं। अ कंपनी विशेज टू अर्न अ 20% प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस, तो सेल पर 20% मार्जिन वो एक्सपेक्ट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट मार्क अप ऑन कॉस्ट विच विल अचीव द रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन? तो कॉस्ट पर कितना, अगर सेल्स पर बेटा 20% है तो कॉस्ट पर कितना होगा? तो इसमें एक शॉर्टकट है, जो आप बैंकिंग के जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे तो उनको मालूम होगा। अगर सेल्स पर है तो 20% का मतलब क्या हो गया? 20% का मतलब आ गया 1/5। अगर सेल पर 1/5 है, ठीक है, तो कॉस्ट पर बेटा ये जो नीचे वाले आइटम है उसको कम कर देंगे, तो कॉस्ट के लिए क्या बन जाएगा? 1/4। ये आपके बैंकिंग में भी यूज हो जाएगा। 1/4 मीन्स 25%। अगर सेल पर बेटा 1/6 है तो कॉस्ट पर 1/5। अगर सेल पर 1/4 है तो कॉस्ट पर 1/3। तो ये शॉर्टकट आप याद कर लीजिएगा। तो अगर सपोज कॉस्ट पर 1/4 था तो सेल पर प्रॉफिट कितना होगा? 1/5। अगर कॉस्ट पर बेटा 1/2 है तो सेल पर 1/, जो सेल में एक आप डिजिट ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो वहां पर एक ऐड करते चलेंगे। तो इस क्वेश्चन में बेटा हमारे पास जो क्या गिवन था, इसमें है प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स, तो 1/5 सेल पर था, तो कॉस्ट पर एक हमारे पास कितना आ जाएगा? तो कॉस्ट के लिए हमें कम करना होगा, तो 1/4 क्या होता है? इट इज नथिंग एल्स बट 25% आ जाएगा। तो एक और मेथड भी है बट आप इसी को करिए, शॉर्टकट है, तो टाइम आपका सेव होगा और ये बैंकिंग में आप जब अटेम्प्ट करते हो तो यही यूज होता है। इफ सेल्स आर ₹2,000 एंड द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पर बेटा 25% दिया हुआ हमारे पास, कॉस्ट पर कितना दिया है? 25% है, और ऊपर जो है वो सेल्स है। 25% का मतलब कितना आ गया? 1/4, और ये कॉस्ट पर है तो सेल्स पर 1/5 आ जाएगा। सेल्स पर कितना आ जाएगा? 1/5। तो सेल्स 2000 है तो 2000 का बेटा 1/5 किया, 2000 का 1/5 किया तो 400 हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। 400 प्रॉफिट आ गया। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला अब बताइए COGS क्या होगा? तो COGS का वही फॉर्मूला जैसे बताया, COGS जैसे ऊपर बताया था, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, थोड़ा सा अल्टर कर दिया। सेल्स 2000 है, ग्रॉस प्रॉफिट अभी हमने निकाला 400 कैसे निकला? 2000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो 2000 का 1/5 की 2000, ये 25% कॉस्ट था तो वो कितना आ गया? 25% कॉस्ट का मतलब कितना आ गया? 1/4, तो हमारे पास उधर कितना आ गया? 1/5। तो 2000 का 1/5 किया तो 400 आ गया, तो माइनस किया 1600 रुपीज, हमारा लास्ट में आंसर आ जाएगा।
ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज सेल्स for the year ended 31st March amounting to rupees 10 lakhs. Sale included goods sold to Mr. A for rupees 50,000 at a profit of 20% on cost. Such goods sales हमने प्रॉफिट पर बेच दी हैं, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है. Such goods are still, जो हमने सेल की है, are still lying in the godown at the buyer's risk. So therefore such goods should be treated as part of. अब देखो ऊपर इतनी बड़ी कैलकुलेशंस दी गई हैं, तो बच्चे का दिमाग, बच्चे का ध्यान जो होगा वह कैलकुलेशन पर चला जाएगा. इधर देखा 20% ऑन कॉस्ट, दिमाग में आ गया 20% कॉस्ट मीन्स कॉस्ट का 1/5, तो सेल का कितना हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंगली आपने चेंज कर लिया, 1/6 कर लिया या 1/4 जैसा भी था आपको बताया. मगर क्वेश्चन में क्या है, बताओ ये जो सेल, जो गुड्स बेची हैं क्या होंगे. तो यहाँ पर दो चीजें आ गई. जो गुड्स हैं वो कहाँ पर है, गोडाउन में पड़ी हुई है, मगर किसके रिस्क पर पड़ी हैं, जिसने खरीदी उसी के रिस्क पर है. तो रिस्क हैज बीन ट्रांसफर्ड. जब हमने गुड्स बेची और रिस्क ट्रांसफर कर दिया, जैसे हमने गुड्स बेची और रिस्क इज ट्रांसफर्ड, इट विल बिकम सेल्स. तो ये जो गुड्स होंगी इट शुड बी ट्रीटेड एज सेल्स. ये सेल्स होंगी, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा नहीं है, गुड्स इन ट्रांजिट नहीं है. गुड्स इन ट्रांजिट क्या होती है कि जो हमने गुड्स बेच दी हैं अभी तक मिली नहीं है. क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, इट इज विद अस एंड इट इज नॉट एट द बायर रिस्क. बायर के रिस्क पर नहीं है, सेलर के रिस्क पर होगा, तो ये क्लोजिंग स्टॉक होता. तो ये सेल्स होंगे. लेवल ऑफ डिफिकल्टी बेटा अब देखिए आप इंक्रीज हो रहा है, पॉइंट स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो रहा है. तो आप तैयार रहिए, थोड़ा सा लेवल हाई आएगा एग्जाम्स का, इजी क्वेश्चंस नहीं होंगे. तो दैट्स वाई मेरे को टाइम लग रहा है इन क्वेश्चंस को ढूंढने में, इन क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो, सही तैयारी हो. इजी क्वेश्चन कर लिए तो उसमें से तो भैया कुछ नहीं बनेगा, वो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, और बाकी नो कमेंट्स. तो वो एक दूसरे को ही धोखा देने की बात है. आसान से क्वेश्चंस करवा दिए, कोई बेनिफिट नहीं है, बहुत इजी लगा, पेपर आ जाएगा. तो जितने भी वर्ब एडजेक्टिव होंगे, अगर मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया होगा तो वर्ब एडजेक्टिव आप मेरे को पेपर वाले दिन यूज करोगे कि सर ने क्या पढ़ाया था, सर ने तो बस कवर अप करवा दिया मगर अच्छे ढंग से तैयारी नहीं करवाई. इन चीज़ों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मैं कर पा रहा, मेरी प्रॉब्लम्स ही कुछ ऐसी हैं, बट जो पढ़ा रहा हूँ वो पूरा कवर अप करवा रहा हूँ. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपिटल ऑफ ए सोल ट्रेडर वुड चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी समझने वाला. तो सोल ट्रेडर की कैपिटल कैसे इफेक्ट होगी. ए क्रेडिटर बीइंग पेड इज अकाउंट बाय चेक. हमने क्रेडिटर को चेक के माध्यम से पे किया, तो बेटा इफेक्ट क्या होगा, लाइबिलिटी कम होगी और बैंक बैलेंस एसेट कम हो गया. कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ा. रॉ मटेरियल खरीदा, परचेज ऑन क्रेडिट. रॉ मटेरियल मीन्स स्टॉक इंक्रीज हुआ, और क्रेडिट पर खरीदा मीन्स क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए. कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ा. फिक्स एसेट्स बीइंग परचेज ऑन क्रेडिट. एसेट्स खरीदे, एसेट्स ज्यादा, उधार पर खरीदे हैं. उधार पर खरीदने का मतलब क्या आ गया, मेरे लाइबिलिटी क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए. तो अगेन कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ा. वेजेस बीइंग पेड इन कैश. वेजेस कैश में पे की, खर्चा इंक्रीज हो गया, ठीक है, और कैश से एसेट कम हो गया. एसेट का कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ा. जब मेरे खर्चे इंक्रीज होंगे, तो जब खर्चे इंक्रीज होंगे तो प्रॉफिट कम होगा, और जब प्रॉफिट कम होगा तो कैपिटल इफेक्ट होगी, क्योंकि हम नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं. तो क्या होगा इसमें, ऑप्शन डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. मजा आ रहा होगा इन क्वेश्चंस को देखकर. अब ये जो अगला क्वेश्चन आ गया इसका भी ध्यान से समझेंगे. मुश्किल भी लग रहा है, और इसको टेक्निक अगर आप यूज करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा. रेंट पेड 1 अक्टूबर को किया 2014 को फॉर द ईयर टू 30 सितंबर 2015 वॉज ₹1200. एक साल का किराया 1200 रुपी है. फॉर 1 ईयर इट इज 1200. तो पर मंथ कितना किराया हुआ, पर मंथ बेटा इसका किराया हुआ 100 रुपीज. मैं आगे इसको यूज करूंगा. पर मंथ कितना किराया हुआ, 100 रुपीज. और 1 अक्टूबर 2015 से 30 सितंबर 2016 तक, 30 सितंबर 2016 तक जो हमारा जो किराया था वो 1600 है. डिवाइड कर अगर आप इसे कर लेंगे तो ये भी प्रोपोर्शनेट जो भी फ्रैक्शंस में आएगा पर मंथ, तो इसको मैं फ्रैक्शंस में भी यूज नहीं करूंगा. तो रेंट पेएबल एज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 वुड बी. तो 31 दिसंबर 2015 के लिए बताओ कितना रेंट प्रॉफिट लॉस में डेबिट होना चाहिए.
तो 1 साल का किराया, तो सबसे पहले क्या आ गया, ये 2015 का मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक का किराया कितना, रेंट कितना होना चाहिए। और कौन सा ईयर है इसमें, 2015। तो 2015 में आप देखेंगे जो पहली वाला था, जो सबसे ऊपर था, जो 1200 रुपीज का, जो 1200 रुपीज का हमारे पास जो इसमें दिया गया है, कितना जो दिया गया है, जो 1200 रुपीज का जो हमने किराया पे किया, 1200 रुपीज का, वो 1 अक्टूबर से लेकर 2014 से लेकर 30 सितंबर 2015 तक। तो 2015 का इन्होंने बोला कि बताओ कितना होगा। तो ये जो जनवरी से दिसंबर तक कौन सा ईयर है, 2015 का, बताओ कितना होगा। इस पीरियड में आप ऊपर देखेंगे ये 9 मंथ्स आते हैं। कितने मंथ्स आएंगे ये, 9 मंथ्स। मैथमेटिकली इसलिए बच्चों को समझ आ जाएगा। जनवरी से इसको 2 हिस्सों में बांट देता हूं। एक आ गया बेटा जनवरी से लेकर सितंबर तक, ठीक है। तो इस पीरियड में कितना किराया था, इसमें किराया जो था वो 1200 पूरे साल का था। तो 1200 डिवाइडेड बाय 1 साल में 12 महीने होते हैं, दैट मीन्स 100 पर मंथ। तो सितंबर तक बेटा 9 मंथ्स आ गए। तो 9 मंथ्स के लिए बेटा कितना किराया बन गया, 900। पहले तो आप इसको समझिए, हमें कैलकुलेट करना है रेंट जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, ठीक है। तो जनवरी से लेकर सितंबर तक एक पीरियड था जिसमें किराया 1200 पूरे साल का था। 9 मंथ्स के लिए 900 बन गया। तो 900 बन गया, क्लियर है यहां तक। अब अगला पार्ट करते हैं हम। तो बाकी कितना बच गया, पहले पीरियड के लिए कितना आ गया, 900, जो हमने अभी निकाला, मैंने साइड पर लिख दिया। नेक्स्ट जो पीरियड था हमारा सितंबर के बाद बेटा अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2015। तो इसमें जो हमारा पूरे साल का किराया कितना था, वो है 1600। तो 1600 बेटा पूरे साल के लिए है। साल में कितने महीने होते हैं आजकल, कितने, 12 मंथ्स होते हैं। 12 से डिवाइड किया, और हमें कितने मंथ्स का कैलकुलेट करना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 मंथ्स के लिए। तो इन 3 मंथ्स के लिए तो 3 और यहां पर कितना गया, 4 डिवाइड किया तो 400 आ गया। तो पहले जो 9 मंथ्स का किराया कितना था, 900, बाकी के 3 मंथ्स का किराया गया 400। तो टोटल रेंट कितना आ गया, टोटल रेंट आ गया 1300 रुपीज। तो 1300 रुपीज को यहां पर आपने क्लिक कर दिया, टिक कर दिया। ठीक है बेटा, क्लियर है। 1-2 क्वेश्चन थोड़े से लेवल ऐसे आता तो रंग उड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ डिक्रीज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वुड रिजल्ट इन। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में अगर डिक्रीज होती है, मीन्स खर्चों में डिक्रीज होती है, तो क्या होगा, अगर खर्चे कम होते हैं तो बेटा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। डी पार्ट राइट आंसर। नेक्स्ट इसके बाद जो अगला पॉइंट आ जाएगा, एक्रूड इनकम क्या है। एक्रूड इनकम क्या होती है, तो एक्रूड इनकम मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्रूड मीन्स ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इट इज अ एसेट, वो एसेट होता है। प्रीपेड एक्सपेंस इज शोन एज एसेट। नेक्स्ट इज मैनेजर, ये हमने क्वेश्चन पहले भी कर दिया है, तो ये दोबारा से रिपीट तो नहीं, अंतर है। पहले वाला जो क्वेश्चन किया था और इसमें मैंने वैसे समझा दिया था कि क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें क्या अंतर था, अभी पहले पढ़ा था। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। मैंने इसका कंसेप्ट आपको बेटा पहले भी बता दिया। अगर आफ्टर चार्जिंग होगा तो बेटा फॉर्मूला क्या बनता है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट इंटू नेट प्रॉफिट। रेट अपॉन 100 प्लस रेट इंटू नेट प्रॉफिट। तो यही फॉर्मूला यूज किया। रेट कितना था बेटा यहां पर 5 डिवाइडेड बाय रेट 100 प्लस रेट मीन्स 100, 5 अपॉन 105, और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इज 2100। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 100 रुपीज आंसर आ जाएगा। तो आंसर इज ए पार्ट 100 रुपीज। एक्रूड इंटरेस्ट गिवन इन द ट्रायल बैलेंस शुड बी। तो जो एक्रूड इंटरेस्ट होता है उसे हम जो कहां पर दिया गया है, ट्रायल बैलेंस में, तो एक इफेक्ट आता है तो बैलेंस शीट में अपीयर होता है। तो बैलेंस शीट में
अपेयर होगा। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ ₹1000 पेड टू ट्रांसपोर्ट कंपनी टू सेंड अ मशीन शुड बी डेबिटेड टू, उसे कहां पर डेबिट किया जाएगा बेटा, उसे हम मशीन अकाउंट में डेबिट करेंगे। कहां पर करेंगे? मशीन अकाउंट में। तो इस वीडियो लेक्चर में हम अभी इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो में मैं बाकी के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।